जब भी हम बात करते हैं अपनी ज़मीन की, तभी बात निकलती है कि काश मेरा अपना घर हो। तो सबसे पहले सोचा जाता है कि कैसे वो घर बनेगा, कैसे वो ज़मीन ली जाएगी, कहाँ पे लेनी चाहिए, सुकून क्या चीज़ है और हम सुकून हासिल कैसे कर सकते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सीईओ अल जदीद ग्रुप से, आसिफ माजिद साहब से, और उनसे जानेंगे समझेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रियल एस्टेट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करूँ तो उसका फ़ायदा क्या होगा, फ्यूचर के अंदर उसमें क्या फ़वाइद मिल सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है। कहा जाता है कि अभी मंदी है और अभी जो है मार्केट में प्राइसेस गिरी हुई हैं, या अभी तेज़ी है मार्केट के अंदर और प्राइसेस बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रही हैं। तो ये मंदी कब आती है और कब ये प्राइसेस ऊपर जाती हैं और फ़ायदा होता है, इन सब की मालूमात के लिए हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आसिफ साहब से, और जानेंगे इनसे कि कैसे हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं और इससे फ़ायदा ले सकते हैं। आइए मिलते हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीईओ अल जदीद प्रॉपर्टीज़ के, जो पूरे लुक आफ्टर करते हैं अल जदीद की सुपरमार्केट्स हैं, रियल एस्टेट हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। सर, बहुत शुक्रिया कामयाबी के सफ़र के लिए टाइम निकालने का। सर, अगर हम देखते हैं अमूमन लोगों की ज़िंदगियाँ लग जाती हैं किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ को बिल्ड करने में, किसी कोई मकाम तक पहुँचने में। आज ख़ास तौर पे जिस तरीके से आपने अल जदीद को अपना टाइम दिया, सारे विज़न के साथ चीज़ों को डेवलप किया और करवाया है, एक मकाम रखता है। लेकिन इसका सफ़र जब शुरू हो रहा होता है तो इनिशियली इसका विज़न सोचना, कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी से लेके सोचना कि भाई ये कहाँ-कहाँ पे कौन-सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये शुरू कैसे हुआ? ख़्याल कैसे आया कि ये हम रियल साइट के ऊपर, रियल एस्टेट की साइट पे जाएँगे और कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर? देखिए इस तरह से है कि कोई भी काम अचानक से रात को सोचा और सुबह हो जाना ऐसा नहीं है सही मुमकिन। बात हर चीज़ के लिए एक टाइम लगता है, है। इंसान मेहनत करता है, उसमें 5 साल 10 साल लग जाते हैं जो गोल जो है वो अचीव करना। आज सोचते हैं तो 10 साल के अंदर में मुझे लगता है कि वो काम मेरे जो है वो जो मैंने सोचे होंगे वो अच्छे पैमाने के ऊपर नज़र आएँगे। हुँ। तो काम स्टार्ट पहले से हो जाता है। इंसान के दिमाग में चल रही होती हैं चीज़ें कि ये मुझे करना है, मुझे ये करना है। तो एक गोल लेके जब चलते हैं ना ज़िंदगी में, तो हुँ। चीज़ें अच्छी से अच्छी हो जाती हैं। नहीं, वाक़ई हकीकत है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसको प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले रुझान बहुत कम था कि लोग रियल एस्टेट के अंदर इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, सोचेंगे। फिर ये 20 साल के अंदर रियल से एस्टेट पे आना, तो ये कैसा डिसीज़न लिया? अच्छा, बेसिकली था ऐसे कि हम लोगों का फैमिली बिज़नेस था। हम लोग मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस भी करते थे। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से मेरी वाबस्तगी जो है वो 1985 से आप समझ लो है। फिर 95 के अंदर में मोबाइल फ़ोन्स आए तो हमने मोबाइल फ़ोन का काम किया, सीमेंस की डिस्ट्रीब्यूशन ली, मोटोरोला की डिस्ट्रीब्यूशन ली। वाह! वहाँ से हमारा स्टार्टअप शुरू हुआ और साथ ही साथ ना जब हम मतलब 2 भाई और वालिद साहब हम जब मिल के काम कर रहे थे तो हम चीज़ें देखते थे कि मतलब प्रॉफ़िट टेकिंग करने के बाद ना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते थे। अच्छा। तो उस वक़्त से डीएचए के अंदर में उस टाइम पे डीएचए में बहुत सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती थी। हुँ। तो वो मैं खुद अपनी ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट करना था, वो मैं करता था। तो मुझे ये पता था कि आज ये चीज़ें हैं डी डीएचए फ़ेज़ 6 है, फ़ेज़ 8 है, फ़ेज़ 4 है, तो वो हम मार्केट के हिसाब से ना काम कर रहे होते थे। तो एक आप ये समझ लो कि बिगिनिंग से ही जो है ना, वो ये शौक था कि ज़मीनें ली जाएँ और वाह! बेची जाएँ और इसी के अंदर में ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, तो हम ये काम करते रहते थे। फिर हुँ। अल्लाह ताला ने मौका दिया या फिर मैंने जब ये सोचा, मैंने देखा डीएचए है, इतनी बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ हैं जो अपना काम कर रही हैं। तो हमने वही चीज़ों को जो है वो लेके हम आगे बढ़े और फिर हमने हमारा ग्रुप है, वालिद साहब से मशवरा किया कि भई अब लैंड बिज़नेस भी अच्छा है, तो हमने स्टार्टअप यहाँ से 2017 से जो है वो बड़ी ज़मीन के पीसेस हुँ। लेके फिर जो है वो हमने ज़बरदस्त। 120 गज़ और ये प्लॉटिंग करके फिर भी ये बात सोची हमने कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसके हुँ। बैक ऑफ द माइंड जो है वो मकसद क्या है? हुँ। मकसद ये था कि देखिए डीएचए में एक आम आदमी घर नहीं ले सकता था, एक प्लॉट नहीं ले सकता है, इतना एक्सपेंसिव हो गया। हुँ। तो कोई मिडल एंड लोगों के लिए जो ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं
विरासत के अगर टुकड़े होते हैं तो उसके अंदर में वो उनके पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए आते हैं, बाप का मकान बिकता है तो, या किसी के पास जो वो मिडिल काम करने वाला है यही है 1 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़, उनके लिए कोई गेटेड सोसाइटी क्यों ना हम बनाएं। सही बात। तो जब भी मैंने अपने ओन से जो सोचा ना, थोड़ा डिफरेंट सोचा कि लोगों को फ़ायदा भी हो और कोई नई चीज़ भी हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत। और हकीकत है, ये चीज़ ज़रूरत भी है। जब आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत वाइटल है। जब आप कोई प्लान कर रहे होते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट कैसे होगी, ये कि इन्वेस्टमेंट कैसे आपको फ़ायदा देगी, रिटर्न देगी, इसकी पूरी प्लानिंग होती होगी। और इसकी प्लानिंग के साथ साथ एक रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। कितना डर लगा था कि शुरू में लोगों ने कहा होगा, देखें भाई यार, ख़ास तौर पे आप जिन एरियाज़ के अंदर आप इन्वेस्ट करने का प्लान नेक्स्ट लेकर आएँ डीएचए के बाद, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पैसा डूब जाए, वहाँ पे पता नहीं आबादी फैल पाए ना पाए। ये कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है। लोग कहते हैं बड़े आसानी से आपने कमा लिया। मुझे तो लोगों ने मना किया, सच्ची बात बताऊं, कि आप कहाँ पे मलीर में जा रहे हो, वहाँ पे काम करोगे, वहाँ पे आप बंद कर दो, ये काम मत करो, आप ऐसे ही पड़ी रहने दो, ज़मीन आपकी बाद में महंगी बिक जाएगी। मगर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे कुछ ना कुछ करना था अपने लिए, कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि जिसमें मैं भी काम करूं और हमारे जो वो लोग हैं जो गरीबों का कोई फ़ायदा हो जाए। तो क्लियरली मकसद यही था कि नॉर्मल पीपल्स जो है ना वो घर बनाएं। तो जब अगर ये नियत लेके चलते हैं ना, नेक नियति के साथ, कि लोगों की मदद करनी है, कि वो लोग जिनकी एक छत हो जाए, जो फ्लैट भी लेता है तो वो फ्लैट के अंदर में उसको नीचे गाड़ी खड़ी हुई है, पता नहीं कोई स्क्रैच मार के चला गया, कोई पता नहीं क्या हो रहा है, नीचे नालियाँ बह रही हैं, तो हम उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहते थे। गेटेड कम्युनिटी हो, मस्जिद हो इलाके की, बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो एक दूसरे से पूछते हैं लोग कि बेटा कल क्यों नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आया था। तो वो एक फैमिली इन्वायरमेंट मैं देना चाहता था। तो अल्लाह ताला की मदद भी आई उसमें, और यकीन करें कोई डर नहीं था, मुझे कोई खौफ नहीं था। मैंने जब स्टार्ट किया, हमने 3 दिन के अंदर में 300 प्लॉट बेच दिए हमने, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, ज़बरदस्त। क्योंकि रेट अच्छा रखा, हमने ये नहीं चाहा कि हमें प्रॉफिट खा लेना है, हमें एक अच्छी एनवायरनमेंट में एक आम इंसान को मकान देना था। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो जब ये प्लान कर रहे होते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करना है इस चीज़ के अंदर, तो इसमें हर टाइप की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो इनिशियली प्लानिंग करते वक्त आप ख्याल कर रहे होते हैं कि ये कॉस्ट लगेगी, लेकिन उसके ओवरहेड्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लोग कहते हैं कि बहुत आसान काम होता है, कोई नहीं, ज़मीन बेची आपको पैसा मिल गया, लेकिन इसके पीछे जो परेशानियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए ना, पेपर वर्क है, फिर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कोई गलती नहीं हो जाए, सिविल इंजीनियर हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, हमारे साथ कंसल्टेंट काम कर रहे होते हैं, हमारे साथ पेपर वर्क के लिए जो है वो भी जो है वो उसके आला माहिरीन होते हैं, जो ज़मीन के पेपर को जो है प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करते हैं। वरना तो हर बंदा ये काम कर ले, हर एक को आसान दिखता है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना बिल्डिंग भी नहीं बनाना, ना सीमेंट वगैरह भी नहीं चाहिए, तो आसानी से आप काम कर लो। बट जो दूसरी टेक्निकल चीज़ें हैं ना, वो बहुत डेंजरस है, कि कहीं आपने सेवरेज का निज़ाम जो है वो आपने थोड़ा सा स्लोप दूसरी तरफ दे दिया तो वो सोसाइटियों में तो जो है गटर का पानी उभरने लगेगा। तो ये बातें जो है वो बड़ी मद्देनज़र रखनी पड़ती है, कि सिविल इंजीनियर आता है, वो वेरीफाई करता है कि स्लोप किस तरह से देना है, पानी जो है वो आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि सब घर को जो है पानी इक्वली मिले। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं सर के साथ। सर ने कहा कि गेटेड कम्युनिटीज़ होनी चाहिए ताकि लोग आपस में मिलकर काम कर सकें। ये होती क्या है और हमारे यहाँ इलाकों में ये क्यों अहमियत का हामिल है? तो एक हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जानेंगे इन चीज़ों को, गेटेड कम्युनिटी से फ़ायदा क्या होता है। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ माजिद साहब, सीईओ हैं अल जदीद प्रॉपर्टीज़ के। सर, गेटेड कम्युनिटीज़ का ख्वाब सोचा कि हम बनाएं, ये गेटेड कम्युनिटीज़ का बेनिफिट क्या होता है? और हमारे ख़ास तौर पे हमारे यहाँ सबसे बड़ा कराची के अंदर एक इशू रहता है लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें गेटेड कम्युनिटीज़ का फ़ायदा क्या होता है, रोल क्या होता है, क्या चीज़ है? तो अल जदीद के अंदर आपने क्या कॉन्सेप्ट सोच के रखा था कि हमें इसको गेटेड कम्युनिटीज़ का ही नारा लगाया आपने? देखिए, गेटेड कम्युनिटी का मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ा फ़ायदा अगर रहना है ना इंसान को कोई अच्छे एनवायरनमेंट में, तो वो गेटेड कम्युनिटी में रहना चाहिए। अब आप देखो कि एक फ्लैट के अंदर में एक इंसान रहता है, एक दरवाजे में से दूसरा दरवाजे बच्चे जो हैं टकरा रहे हैं, मार रहे हैं, साइकिलें चला रहे हैं। यहाँ पे
ऐसा माहौल मिलता है ना, आप यकीन करो कि शाम के वक्त जो है वो फैमिलीज़ जो है वो वॉक कर रही हैं, बच्चे जो हैं वो साइकिलें चला रहे हैं, फिर स्विमिंग पूल्स होते हैं हमारे पास, तो स्विमिंग पूल के अंदर में स्विमिंग्स कर रहे हैं मॉर्निंग के अंदर में। हमारे यहाँ पे तो आर्मी के भी काफ़ी जो है वो रिटायर्ड जनरल वगैरह यहाँ पे रह रहे थे, तो वो ये बोलते हैं कि यार हमारे लिए तो आपने ऐसा कर दिया कि हम सुबह की वॉक भी यहाँ पे करते हैं, मैं सुबह उठ के फजर के बाद फ़ौरन स्विमिंग करता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर अपने काम पे जाता हूँ। तो वो एक एनवायरनमेंट मिलता है ना, तो इंसान को अंदर से फीलिंग अच्छी आती है, तो वो बाकी के काम भी अच्छे कर सकता है। हकीकत है। और अमूमन ये होता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी यही होती है कि अगर आपके ओपन एरिया के अंदर हो, तो जो ट्रैफ़िक की रवानी है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ें बहुत सारी सुकून क्या को मुतासिर करती हैं मेनली। और जिस जगह पे आके आपको सुकून मिल जाए, वो आपको घर में थोड़ी आसानी होती है। तो आपने एक तो सोचा कि हम रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ वाली साइड के ऊपर काम करेंगे, हम दूसरी साइड पर सुपरमार्केट रखेंगे। तो ओवरऑल अल जदीद का विज़न क्या सोचा था कि हम इसको एक्सपेंशन में किन-किन एरियाज़ को टच कर रहे होंगे और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें रोल होंगी जो अदा कर रहे होंगे? देखिए, पहले तो गेटेड कम्युनिटी तो आपने देख ही ली कि हम क्या जी। कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस भी है, सुपरमार्केट भी है। सुपरमार्केट के अंदर में हमने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि काम है, इतना आसान नहीं है कि 60,000 के करीब जो है वो एसक्यूएस हैं कि भाई इतनी ये आइटम है, ये हर प्रोडक्ट के 5-5, 10-10 बिल्कुल वेरिएंट सही होते हैं। बात। तो एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा वर्क है। इसके लिए हम लोगों ने अच्छा काम किया। हमारे यहाँ पे इस वक्त 3 सुपरमार्केट्स हम चला रहे हैं वाओ! और फर्दर एक्सपेंशंस की ज़रूरत है जो हम करने जा रहे हैं आगे। बट ये है कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ों के चैलेंजेस हैं, सैलरीज़ हैं, रेंटल है, हुँ, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए ना हम प्राइसेस हाई नहीं कर सकते। हमारा हुँ, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम महंगा माल बेचें। हुँ, अब हुँ, ट्रू। माल भी अच्छे रेट में बेचना है और ये सारी चीज़ों से तो हम इसके ऊपर दोबारा काम कर रहे हैं कि कोई ऐसा मॉड्यूल हो जिसमें स्टाफ कम चाहिए हो और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम मिनिमम जाएँ या सोलर के हुँ, ऊपर चले जाएँ। तो हुँ, ये काम भी चल रहा है। सोलर का काम भी बहुत अच्छा है, वो भी हुँ, अपन इसके अंदर में हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं कि सोलर प्लेट्स और इसके इन्वर्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं हुँ, और लोगों की आजकल की ज़रूरत है। तो हुँ। जितनी हमारी सोसाइटी के लोग हैं उनको हम वो चीज़ें भी जो है वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। क्योंकि यूटिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं ओवरऑल गैस की शॉर्टेज से लेके, बिजली की शॉर्टेज से लेके, ख़ास तौर पे जब समर आता है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आती है। तो क्या यहाँ पे इन कम्युनिटीज़ के अंदर सोलर सिस्टम का आप अलग से लाइन करेंगे, सिस्टम क्रिएट करेंगे, या क्या सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो रहा बिल्कुल होगा? ऐसा ही है कि हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं कि या तो वो जो लोग रहने के लिए आए हैं वो अपना घर बना के अपनी छत के ऊपर लगा लें, हम उनको डिस्काउंट की प्राइस के ऊपर दे देंगे। जो अगर नहीं चाहते हैं या वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इनिशियली फेज़ के ऊपर अगर 8-10 लाख रुपए हुँ, नहीं लगा सकते हैं, तो हुँ, हम उनको बिजली भी बेच सकते हैं। तो हुँ, एक तो ऑप्शन ये भी होता है कि हम केईएसी के साथ जो मिल के इसका जो प्रोसीजर होता है वो पूरा करके हम फिर इनको बिजली दे दें। और हुँ, वैसे भी इस तरह का है कि वो नेपरा की पॉलिसी है कि आप जो है वो मीटर जो है वो रिवर्सेबल मीटर है, तो हुँ, वो रिवर्सिबल मीटर के अंदर में जो हम इनको कुछ सपोर्ट कर दें। तो हुँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया है कि भाई सोलर का निज़ाम जो आ गया, तो इसमें लोगों के पास जो बिजली के मसाइल थे वो सारे जो है वो काफ़ी अच्छे हो गए। हुँ। एक रिस्क होता है इन्वॉल्व जब आप लोगों की से बात करते हैं कि कुछ प्लॉट्स देते हैं, कुछ ज़मीनें देते हैं, और उसमें बात होती है कि उनको पैसे देने हैं। उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट ह्यूज कर दी है, लेकिन लोगों की तरफ से वो पैसा उस तरीके से नहीं आ रहा होता। मसाइल हैं, बहुत सारे माशी मसाइल हैं, चीज़ें हैं। फिर ऊपर से जो प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर जा रही होती है, तो उस चैलेंज को कैसे फेस किया जाता है? देखिए, आप शायद बात कर रहे हैं वो वाली बात कर रहे हैं कि वो लोग जो किस्तों के ऊपर प्लॉट लेते हैं, बाद जी, में जी। पैसे नहीं दे जी, पाते जी। हैं। अमूमन बिल्डर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो उनके जो है वो 20% जो है वो फुल अमाउंट के जो है वो काट लेते हैं और बाकी का वापस कर देते हैं, और हुँ, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि वो जो दिए होते हैं कुछ भी नहीं मिलता है। हुँ, बट हमारे अल जदीद का स्पेशली हमारा मोटिव यही है कि किसी के पैसे नहीं काटे जाएँ। किसी के पास ज़बरदस्त। अगर कोई फँस भी जाता है कि यार हम पैसे नहीं दे सकते हैं, तो हम उनका प्लॉट किसी को और को सेल करके उनकी पैसे उनको दे देते हैं, हमारे पैसे हम ले लेते हैं। बट उसको ज़बरदस्त, नुकसान होने नहीं देते। किसी गरीब के ज़बरदस्त। पैसे खा के क्या करेंगे? सही में। तो यही मकसद हमारा है कि यार कि इनका अगर कोई किसी भी वजह से, देखो इंसान है, हुँ, फँस जाता है ना। ट्रू, ट्रू। अगर फँस गया है और मैं इसको बोलूँ कि मैं तेरे पैसे भी खा जाऊँगा, एक तो हुँ। फँसा हुआ है, दूसरे पैसे भी खा जाऊँ मैं। तो हमने आज तक एक भी कोई हमारा बंदा ये नहीं हो सकेगा, हम लोगों ने माशाल्लाह 9 सोसाइटियाँ यहाँ पे बनाई और सबको डिलीवर किया। हमने ये नहीं किया कि यार लीज़ें बंद हैं, ये बंद है, वो बंद है। भई जब
एक कमिटमेंट किया है तो वो पूरा करना है। बिल्कुल तो सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने एतमाद किया और लोगों को एतमाद का जो रिज़ल्ट अच्छा मिला है। और जब आप ख़ास तौर पे यूटिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको कितनी दिखती है? जब आप देखते हैं ओवरऑल के चाहे वो पानी का काम करवाना हो, सीवरेज के काम कराने हो, ऑफ़िशियल साइट के ऊपर, तो ये कितनी सपोर्ट आप समझते हैं कि मिलती है और कहाँ पे गवर्नमेंट को फर्दर सपोर्ट करना चाहिए कम्युनिटीज़ नहीं, को? नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं है हाँ। मोहसिन भाई, कोई सपोर्ट ही नहीं है, धक्के खाने पड़ते हैं। अच्छा। हमने लोग रखे हुए हैं जिसके लिए कि वो रोज़ सुबह उनके पास जाता है कि भाई मेरा काम का क्या हुआ? वो बोलते हैं भाई 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद जाते हैं भाई 1 हफ्ते बाद आना, आज डीजी साहब नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। बट यही है कि वो फ़ॉलो अप करने के लिए टीम हुँ, रखी गई है। ये हुँ। हालत हो गई है हमारी उफ़्फ़ो! कि पैसे भी भरने हैं और काम भी लटकाना है, काम लटक के के लिए भी जाना है। होगा। हाँ, जो ऑफ़िशियल पैसे हैं वो भी पे करते हैं, दूसरा भी हुँ, होता है वो हम देख लेते हैं कि भाई क्या कर हुँ, सकते हैं। इसके बाद भी जो है वो आज आना, कल आना, परसों आना, सारे हुँ। डिपार्टमेंट में ये हाल है। अ, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि भाई जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो सोसाइटीज़ बना रहे हैं, हुँ, लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, उनको बिजली तो पूरी दो, सही बात है। उनको गैस तो दो। बिल्कुल, वहाँ सही। पे यहाँ पे आएगा कौन? एक तरफ हुँ, आप बोलते हैं कि वर्टिकल में नहीं जाए, आप हॉरिज़ॉन्टल में जाएँ, तो हम जा रहे हैं, मगर हुँ, यहाँ पे जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज़ नहीं है, हुँ, तो हम किस तरह से पूरा करें? सही बात बहरहाल है। बड़ी मुश्किल होती है, कभी हम जनरेटर चला रहे होते हैं, कभी हम सोलर से लाइट दे रहे होते हैं, कभी गैस नहीं आ रही है, तो बेचारे वो लोग कुछ जो है वो सिलेंडर मँगा के अपना काम चलाते हैं। अब हुँ, रोटी तो पकानी है सबको। हुँ, तो हुँ, ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो चैलेंजेस होते हैं, हुँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जिस बंदे ने ये सोचा है ना कि मुझे इस साइड पे आना है, उसको पता भी होता है कि थोड़ा बहुत मुझे कंप्रोमाइज़ करना कॉम्प्रोमाइज़ पड़ेगा। करना है, सही। आज नहीं तो कल सारी चीज़ें सही हो जाती है। बिल्कुल हम सही। लोग भी लगे हुए होते हैं कि भई ये सही चीज़ें हो जाएँ, हो जाएँ, हो जाएँ, मगर सारे के अपने-अपने मसाइल होते हैं। कई इसी से बात करते हैं तो बोलते हैं इस एरिया के अंदर बिजली की चोरी बहुत है, तो हम लोग किस तरह से यहाँ पे बेचें बिजली। हम बोलते हैं भई हमें आप हमारा क्या कसूर है? हमारा सही जो बात है। कस्टमर है वो तो पूरे पे कर रहा है, आपका जो बिल आता है वो पे हो जाता है। हुँ, बट चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता सेट होती हैं। हुँ, अमूमन ऐसा ही होता है, जब नया इलाका बनता है, तो हुँ, ये चीज़ें सही होने के अंदर में मैं समझता हूँ कि 5-6 साल लगते हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ये 2-4 चीज़ों के जो मसले-मसाइल रहेंगे वो भी सही हो जाते हैं। हुँ, बट ओवरऑल बहुत अच्छा है। सही। और प्रॉपर्टीज़ के बिज़नेस के अंदर, रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर मेनली सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आते हैं, जो आप समझते हैं कि ना ये चैलेंज ऐसा है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कोई भी इन्वेस्टमेंट निकालने के अंदर? हम दोबारा पूछे सवाल। जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं अमूमन प्रॉपर्टीज़ के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी मुश्किल कौन-सी है जो आप समझते हैं कि ये फेस करने को मिलती है और अगर ये हल हो जाए, तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट इस साइड पे सोचे कि काम कर सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट जो है ना, वो फैक्टर करती है। अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट हुँ, बाहर से आ रही है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जब इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती हैं या इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी तरफ मिल जाती है, हुँ, जैसे बैंक मार्केट 22% है, हुँ, तो अगर प्रॉपर्टी में पैसे लगाता हूँ मैं, हुँ, तो 4 साल में मेरे पैसे जो हैं वो डबल होते हैं, हुँ, ट्रू, बैंक में ट्रू, लगाता हूँ तो। ट्रू, ट्रू, मगर प्रॉपर्टी के अंदर में 1 साल में डबल होते हैं, हुँ, बट मार्केट चलने के ऊपर है। हुँ, आज मार्केट नहीं चल रही है तो 2 साल से मंदी है। हुँ, लोगों ने इन्वेस्टर तो ऐसा ही है ना, यहाँ पे फ़ायदा है तो यहाँ पैसे रखेगा, हुँ, वहाँ पे फ़ायदा है वहाँ रखेगा, ठीक उधर नहीं बात है। होगा तो गोल्ड में रखेगा, बैंक में हुँ, रखेगा, प्रॉपर्टी में रखेगा। हुँ, 4-5 सेगमेंट है, स्टॉक एक्सचेंज में रखेगा। हुँ, तो यही जगहों से वो पैसे घूम रहे होते हैं। हुँ, तो बारी आती है, हुँ। और वो उस मंदी का मुकाबला करना एक बड़ा मुश्किल काम है सबसे बड़ा मसला ये है। कि कैसे जो जो र डेवलपर का जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा यही है कि मंदी को किस तरह से फेस करेगा, हाँ, ठीक है। कैसे देगा। इस हालात के अंदर में खड़े रहना, हाँ, ये बड़ी बात है। हुँ, तो जो मैं समझता हूँ कि जिस बिल्डर ने इस हालात के अंदर में खड़ा रहा ना, हुँ, वो ही तरक्की करता है। सही कि बात। भाई जिसकी देनदारी है, हुँ, पैसे पीछे से नहीं आ रहे, हुँ, मगर जिनकी देनदारी है वो तो देनी ही है। सही बात है। वो बोलता है भाई मेरा क्या कसूर है, मैंने तेरे को ज़मीन बेची है, मैंने तेरे को हुँ, प्लॉट बेचा है, पैसे दे। हुँ, उनके टाइम होते हैं यहाँ पे, नॉर्मली हमारे जो है वो ज़मीनों के काम में ऐसा ही होता है, 1 साल में 2 साल में पेमेंट प्लान होता है, उसमें हुँ, वो सेल्स का निज़ाम हो जाता है, या हम फुल पेमेंट कर भी देते हैं। हुँ, बट
यूटिलिटीज़ लानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, दूसरी चीज़ें सही करनी है, बात। उसके लिए भी पैसा चाहिए। हकीकत। तो या तो वो इन्वेस्टर जब आता है वो पेमेंट करता है तो सही है, अब हालात ख़राब होते हैं तो इन्वेस्टर भी नहीं आता है, सही। तो अपने पैसे भी लगाने पड़ते हैं। हम्म। वैसे भी ज़मीन के पैसे लगा दिए, हम्म। इसके बाद फिर जाके आप जो है वो दूसरे पैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे बिल्कुल हो, सही। मार्केटिंग कर रहे हो, पेपर वर्क करा रहे हो, तो आसान नहीं है, मुश्किल बहुत है, मामलात हैं हर जगह पे, खुद फीस करना पड़ता है, खुद खड़े रहना पड़ता है। लोगों को ऐसा दिखता है कि बहुत आसान काम होगा, बट इट इज़ अ रियली टफ जॉब। हकीकत है। और वाकई रियल एस्टेट को अगर हम देखें तो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है देखकर कि मार्केट में ये प्लॉट कितने का बिकेगा, और ख़ास तौर पे अगर मंदी आ जाए तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो इस पाकिस्तान के क्राइसिस के अंदर, इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर, कब कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा फ़ायदा देता है, इसका जवाब जानेंगे। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे और आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ माजिद साहब। सर, जहाँ से पहले बात हो रही थी, जब मंदी आती है, किसी चीज़ में कोई चीज़ ड्रॉप होती है प्राइसेस, तो प्लॉट के अंदर सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है कि ये निकलेंगे कैसे ताकि रोल हो सके पैसा, और आप वहाँ से अपने ख़र्चे भी निकाल सकें और मैनेज भी कर सकें। पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़ी डिफ़िकल्टी आई। सिर्फ यही नहीं, आज से 4 साल पहले कोविड आया, कोविड ने सब कुछ रुकवाया। फिर उसके बाद एक थोड़े अरसे के लिए मार्केट चली, उम्मीद एक डेवलप हुई कि हाँ अब इसके अंदर रिटर्न आएगा, लेकिन फिर उसके बाद 1.5-2 साल पहले रुक गई। कितना बड़ा असर पड़ रहा है? सर, इसमें मैं आसान यूँ ज़बान में बोलूँगा कि काफ़ी विकटें उड़ी। जिसके पास अपना पैसा नहीं था, बोरोइंग की हुई थी, बैंक बोरोइंग की हुई थी, वो बेचारे कोलैप्स हो गए, क्योंकि मार्कअप चढ़ता गया बैंक का, इन्वेस्टरों का प्रेशर बिल्ड होता गया, तो वो जो अपना पैसा नहीं था ना, वो प्रॉब्लम में आ गए। बट हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 1998 से रियल एस्टेट का काम है, तो हमने तो 4 तेज़ी मंदी देखी है। तो नॉर्मली 5 साल के टेन्योर के अंदर में 2 साल की मंदी तो आती ही है, क्योंकि करेक्शन भी है, फिर लोगों के पैसे इतने घुस जाते हैं, फिर वो चीज़ें सही होने के अंदर में टाइम लगता है। तो 2-3 साल की मंदी होती है, 2-3 साल की तेज़ी होती है। तो ये वक्त आ गया है कि अभी तेज़ी के दिन नज़र आने लगे हैं, क्योंकि 2.5 साल तो मंदी की हमने खा ली है, तो अब और कितनी मंदी हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह यही है कि उम्मीद बहुत अच्छी है, हुकूमत भी कोशिशें कर रही है कि चीज़ें अच्छी हो जाएं। देखें ना, डॉलर नहीं बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट वही कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी ना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो जो 20-25 हज़ार रुपये एक सैलरी वाले लोग थे, उनकी सैलरियाँ बढ़ गई। पहले ये 20,000-25,000 रुपये में काम करते थे, घर नहीं चलता था मोहसिन। आज ये है कि उनकी सैलरी 40,000, 45,000, 50 हो गई, तो वो एक नॉर्मल सेफ जोन में आ गए हैं कि उनका घर का खर्चा निकल जाता है। और अर्निंग के लिए जो फैमिली के दूसरे लोग काम कर रहे थे, उनसे अर्निंग हो रही होती है, और सबका एक सर्कल जो है वो चलना शुरू हो गया है। तो अब उम्मीद करते हैं यही है कि 6 महीने 8 महीने और हैं, इसमें इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पाकिस्तान अच्छी की तरफ जा रहा है। आप इस तरफ सिर्फ नहीं, पॉलिटिकल हालात भी आप देखो तो उसमें भी बेहतरी आ रही है। लोग चाह रहे हैं, पॉलिटिकल मशीनरी चाह रही है कि काम अच्छा हो जाए, ये चीज़ें सही हो जाए। तो बस अल्लाह की साथ से उम्मीद है, और होते हुए टाइम लगता है। एक चीज़ ख़राब होने के बाद वापस सही होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टेन्योर चल रहा है, हम तो देख रहे हैं। हम लोग दूर की नज़र से हम देखते हैं कि भाई आज हम यहाँ खड़े रहे, तो 6 महीने के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, हमें दिख रहा होता है। हम लोग इन्वेस्टर हैं, हम लोग देखते होते हैं कि अब क्या पोजीशन है। तो चीज़ें अच्छी दिख रही है इस एरिया में, स्पेशली मलीर के एरिया के अंदर में। आप देखो ना, मलीर एक्सप्रेस वे आ रहा है, जो DHA फेज़ 8 से चलेगा, और शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, मलीर, और इसके बाद काठौर, ये 3 स्टेशंस के ऊपर जो है वो सब बनेगा। तो जब यहाँ पे मलीर की साइड पे आएगा, तो मलीर के अंदर में भी खुशहाली भी आएगी। लोग यहाँ पे एंट्रेंस नज़दीक होगा, डिफेंस से सिर्फ आप 20 मिनट के अंदर में आप मलीर पहुँच जाओ, तो लोग अपने फार्म हाउसेस भी बनाएंगे, यहाँ पे घर भी लेंगे अपने लिए, कोई ऐसा रिक्रिएशन का। अब पाकिस्तान के अंदर में या कराची के अंदर स्पेशली मैं बात करूँ, तो लोगों के लिए, हाई एंड लोगों के लिए या मिड एंड लोगों के लिए कहीं पे जाने की, फैमिली को लेके जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। सही बात। कहाँ जाएंगे, क्लिफ्टन जाएंगे, कहाँ हिल पार्क जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अब वो फैमिली को लेके जाने के लिए ना बंदा थोड़ा सा हिचकिचाता है। एज ए फैमिली हेड जो है वो, लोग ऐसे इन्वायरमेंट मिलता है कि मज़ा नहीं आता है। सही बात है। तो अब ये एरियाज़ वो एरिया है कि आप
आप यहाँ पे आओ, अपना एक घर आपका हो, चाहे फार्म हाउस हो या छोटा घर हो या बड़ा घर हो, उसको आप बारबेक्यू कर रहे हो, आप स्विमिंग पूल हो, इस तरह की चीज़ें लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं कि कोई ऐसा आ जाए कि मैं अपनी फैमिली को एंटरटेन भी कर सकूं। बच्चे साइकिलें भी चला रहे हैं और हम लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही। ये चीज़ें हैं ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना किसी ने सोचा भी नहीं है, हम इसके ऊपर सोच रहे हैं। हकीकत है, नहीं ये बड़ी क्रूशल बात है कि जब सुकून की बात आती है तो लोग ढूंढते परेशान होते हैं कि चंदी पार्क मिलते हैं, उसमें कितनी आबादी जाएगी, यहाँ पे 3-3.5 करोड़ की आबादी है इस शहर के अंदर। जब हम कराची की डायनेमिक्स देखते हैं, पंजाब के किसी शहर की डायनेमिक्स देखते हैं, केपीके के किसी शहर की डायनेमिक्स देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना फ़र्क दिखता है रियल स्टेट में कि पंजाब की ज़मीन की वैल्यू या कराची की ज़मीन की वैल्यू या केपीके की ज़मीन की वैल्यू, इनमें डिसीजन लेते हुए कभी ख्याल आता है कि यार बहुत कराची के अंदर इन्वेस्ट किया है, किसी और सूबे में जाएं या ना जाएं, तो ये डिसीजन कितना क्रूशल होता है? देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी थॉट है ना। मेरी थॉट ये है कि मैं वही जगह पे काम करता हूँ कि जहाँ पे मैं अगर सुबह उठ के जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ और रात को वापस आ जाऊँ। अब कराची से बाहर निकलना, नो डाउट, काफ़ी हमारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो इस्लामाबाद में भी काम कर रहे हैं, ग्वादर में भी कर रहे हैं, सब जगहों पे कर रहे हैं। बट मेरा फोकस सिर्फ जो है वो इसी नज़दीक के एरिया में है। मैं बोलता हूँ कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक कार है ना, वो जाए और वापस आ जाए ना, इतने पे ही जाना है, दूर, इससे दूर जाना नहीं है। तो ऐसा ही होता है कि यहाँ पे नज़दीक में काम करें तो हम अपनी चीज़ को देख सकते हैं, क्या खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। डेली जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई मेरे पास ये मसले हैं, तो वहाँ पर जो स्टाफ है उसको मैं बात करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि भाई ये सही होना चाहिए, चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, ग्रीन बेल्ट बनाओ। आप देखोगे कि मलीर के अंदर में पूरा ग्रीन बेल्ट है। यहाँ पे आप पानी और यहाँ की मिट्टी जो है ना, उसमें आप कुछ भी डाल दो उग जाता है। सही है, आप भी देखो ग्रीनरी, आप बाहर हम्म। देखोगे तो आपको अंदाजा होगा ऐसे ही। कितनी ग्रीनरी है। तो इस पर कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की ना, और ऐसे ही बस बीज डाले, छोटे दरख्त डाले, अच्छा, माशाल्लाह से उग गए। तो ज़बरदस्त। ये एक बहुत अच्छा और ये पोल्यूशन फ्री एरिया है। नहीं ये तो हकीकत है। सेहत के लिए जो है ना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप यहाँ पे टेम्परेचर भी देखोगे ना, रात को आप बैठोगे, आप शहर में बैठे हुए कहीं भी कराची में किसी भी जगह पे आप बैठे हुए हो, और आप यहाँ पे आके बैठोगे ना, आपको वो हवा के अंदर में एक खुशबू भी आएगी, और आपको जो है वो इसमें हकीकत है ये। और टेम्परेचर अमूमन भी। यहाँ पे तो फसलें लगती थी पहले उस बैक साइड के ऊपर पूरा, और गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई भी किया था कि ये फार्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के अंदर घरों को बनाने का, ज़मीन ख़रीद के उसको डेवलपमेंट का एक टाइम पे लोन सिस्टम शुरू हुआ था, या अभी भी बातें उठती हैं। ये आप कितना समझते हैं कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए कितना वाइटल होगा ये डिसीजन, कि अगर गवर्नमेंट किसी तरह लोगों को अपना घर करने का कोई सपोर्ट का प्रोग्राम लॉन्च कर सके, और लोग अपने हिसाब से ज़मीनें और अपने हिसाब से घरों को, बेशक छोटे पैमाने पे हो, लेकिन कितना प्रमोट हो सकता है इससे लोगों की लाइफ, और उस पर कैसा इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, मैं काफ़ी कंट्रीज़ में घूमता हूँ। मैंने चाइना में नोट किया कि वो एक जो है ना यंग बंदा है ना, 20 साल का है या 30 साल का है, उसको 20-20 साल की लोन देते हैं अच्छा, घर खरीदने के लिए, कि आप घर खरीद दो और 20 साल के अंदर आप पैसे देना। अच्छा, अच्छा। तो इतना सिस्टम है। हमारे यहाँ की बैंकों के पास भी पावर है, इतने पैसे हैं कि वो ये कर सकते हैं, और पिछले दिनों में कर भी रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको वापस फ़हाल होना चाहिए कि बैंक फाइनेंसिंग जो है वो अच्छा है, वो है, दोनों के लिए फ़ायदा है। एक आम आवाम के लिए भी कि भाई मुझे घर लेना है, अभी मेरे पास जो है वो प्लॉट के पैसे हैं मगर घर बनाने के नहीं हैं। तो ये चल रहा था, पहले ये स्कीम चल रही थी कि बैंक जो है वो उनको बाकी के पैसे देती थी कि भाई आप टाइम टू टाइम अपने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने हैं, किसी को भी देने हैं, तो बैंक एक अमाउंट फिक्स कर देती थी और उससे फिर वो पैसे काटता था। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, कि लोगों के पास घर हो जाएंगे। आप देखो घरों की कमी है, कराची शहर जो है वो 3.5 करोड़ की आवाम है, और यहाँ पे मुश्किल से जो है वो 80 लाख के करीब घर हैं। अच्छा, इतना फ़र्क है कि आप यकीन करो कि कहाँ जाए, लोगों को एक ही बिल्डिंग के अंदर में छोटे छोटे फ्लैटों के अंदर में लोग रह रहे हैं, परेशान हैं। जब तक एनवायरनमेंट ही नहीं अच्छा मिलेगा, काम कैसे करेगी हमारी कौम? और वो उससे ज़्यादा खर्चे कर रहा होता है, और जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, वो उसकी रीच से भी बाहर होते जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ के लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं जो वो समझ में परेशान घूमता है कि मैं करूं तो क्या करूं। और यही हमें ओवरऑल दिखता है जब हुकूमत बदलती है,
पाकिस्तान का जब पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है, कोई भी नया आता है, वो कहता है कि पुराने वाले डिसीजंस ख़त्म हो जाते हैं और नए वाले डिसीजंस अपनी नई स्ट्रेटजी लेके आता है। आप क्या समझते हैं ये रियल एस्टेट के अंदर ये जो रोज़ हर 3 साल, हमारी तो हुकूमत रहती ही नहीं 4 साल से ज़्यादा, तो 3 साल के बाद जब हुकूमतें बदलती हैं, क्या इससे मनफ़ी असर नहीं आता मार्केट के ऊपर और लोगों के ऊपर मेनली, कि वही पॉलिसी चेंज हो गई, अब नई पॉलिसी के साथ आएँ, तो वो लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होता है, चीज़ें ब्रेक होती हैं। कितना ज़रूरी है देखिए, ये ये पॉलिटिकल बहुत सिनेरियो में कि रियल एस्टेट या ऐसी इकोनॉमिकल चीज़ों को वो थोड़ा-सा अलग करें, ताकि लोग अपनी सर्वाइवल वाली साइड के ऊपर तो जी सकें सही तरीके से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस तरह की पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि जो 20 साल का, 30 साल का विज़न हो। हुँ, अब कोई एक फैक्ट्री ओनर भी जो है ना, वो अपने फैक्ट्री का अगर लगाता है यहाँ पे, तो 2 साल 3 साल में लगती है। 5 साल के बाद जो है पता चला कि वो चेंज हो गया, सारा सिस्टम, ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, या वो इम्पोर्ट करता है, वो बनाता है, तो जो नॉर्मल इम्पोर्ट है जो, उस पे सही उन्होंने बात। ड्यूटी कम कर दी, हुँ, तो फैक्ट्री वाला तो वैसे ही मर जाएगा। सही तो बात। हमारी मुल्क के अंदर में इस वजह से जो है वो जो नौकरियां होती हैं वो भी नहीं मिलती हैं। फिर एक फैक्ट्री बंद होने का मतलब है 4 से 5 हज़ार चूल्हे जो है वो बंद हो गए। हुँ, लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सही बात। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें लॉन्ग टाइम सोचना होगा, हुकूमत को लॉन्ग टाइम सोचना होगा कि भाई यहाँ पे जो है वो इस तरह से फैक्ट्रीज़ को जो सहूलतें दी जाए। चाइना के अंदर में ज़मीन फ्री मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है। आप हुँ, काम करो, एक्सपोर्ट करो, हमारे हुँ, मुल्क के अंदर में रेवेन्यू आए। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें ना होने के बावजूद भी जो हमारे जो सही बात। लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ये काम कर रहे हैं, अपने ओन से मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं कि बिजली अगर महंगी पड़ रही है तो वो गैस पे चले जाते हैं, गैस महंगी पड़ रही है वो कुछ उस पे आ जाते हैं कि जैसे वो बर्निंग करके जो है वो बॉयलर लगा हुँ, के कर रहे हैं। हुँ, तो मेहनतें कर रहे हैं। वो हुँ, हमारी डोमेन भी नहीं होता उसका बेचारे का, मगर उसको सब चीज़ें अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट ओवरऑल सबका यही हाल है कि सही अगर बात है। हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिले तो ये मुल्क में लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाएंगे, हम तो सही ये बात बोलते हैं। कि और ये कब मुल्क सोना है। हुँ, जो मुल्क न्यूक्लियर पावर हो, जो मुल्क की आर्मी इतनी स्ट्रांग हो, जो मुल्क के अंदर में इतनी यूथ हो, 60% की यूथ है, हुँ, कोई कमी नहीं है यार हमारे मुल्क के अंदर हुँ, में। बस हुँ, सिर्फ ज़रूरत है तो थोड़ी-सी जो है ना, इसके ऊपर नज़र-ए-शानी करने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क अच्छा है, और पॉज़िटिव बात करने की। मोहसिन, आज ये हाल बिल्कुल। हो गया है कि हमारे लोग भी जो है ना, सोशल मीडिया पे कोई बुराई होती है ना तो फैला देते हैं। और आप वही सबसे जाओ ज़्यादा ना, फैलती है। हाँ, आप जाओ ना दुबई। दुबई में आप देखो ना, एक अगर किसी पुलिस वाले ने भी अगर किसी के साथ अगर कुछ किया है, तो बात बाहर नहीं निकलती है, हुँ, वो वीडियो चल ही नहीं सकती है। उसको हुँ, खुद को पता है कि मैं अगर चलाऊँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। आज हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ये काम कर रही है, फायरवॉल लगाई है, ये चीज़ें आगे जाके जो है वो कैच कर लेंगी। तो हुँ, ये लोगों को जो है वो अवेयरनेस आनी चाहिए कि हमारे मुल्क की हम एटलीस्ट बुराई तो नहीं करें, हम हुँ, अच्छी बात करें कि भाई हुँ, हमारा मुल्क के अंदर में ये वसाइल हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्यों ठीक आज बात। कोई अड़ोस-पड़ोस का मुल्क ये नहीं सोचता है कि हुँ, ये भई हम इनको जो है वो ख़त्म कर देंगे, या देखें हुँ। ना दूसरी कंट्रीज़ का हाल तो देखो क्या हो गया है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया सर, टाइम निकालने का, कामयाबी इस सफ़र के अंदर आने का। ये अमूमन ऐसा होता है कि ये चीज़ें, ऐसे सवालात, ऐसी चीज़ें, बातें लोग दूर रहते हैं, तो उन तक पहुँचती नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, टाइम थैंक यू निकालने का, मोहसिन, कामयाबी आप की जब सफ़र भी के लिए। कहो वेलकम। अगर अमूमन हम देखें, तो हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं और इस माशरे के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हम इसको सही तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और आगे फ्यूचर के लिए सेव करके अपना फ्यूचर थोड़ा बहुत सिक्योर करना साथ साथ शुरू करें। चादर के हिसाब से बेशक कदम पाँव फैलाइए अपने और उसी चादर के अंदर रखिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन इसी तरह निकलेगा कि हम सेविंग करना सीख सकें और अपने साथ उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकें। इजाज़त दीजिए डॉक्टर मोहसिन को, कामयाबी का सफ़र से अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।